मैं आज आपको ऑन द कैमरा गारंटी से कह सकता हूँ, ना शिंदे साहब बनने वाले, ना आपके अजीत पवार बनने वाले और ना हमारे फडणवीस साहब बनने वाले। इन तीनों में से आपको कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री पे नहीं दिखेगा। मैं उसे देख रहा हूँ जैसे हमने छत्तीसगढ़ में देखा था, जैसे मध्य प्रदेश में देखा था और जैसे राजस्थान में देखा था। ताश के पत्ते फेंटे जा रहे हैं, कौन सा जोकर सबसे ज़्यादा कामयाब होगा उस जोकर को सत्ता सौंपी जाएगी। जैसा हमने हरियाणा में देखा, नायब सिंह सैनी साहब को थोड़ा सा टाइम दिया गया और उसके बाद उन्हें फिर से रिपीट कर दिया गया। जो पुराने नेता थे उन्हें किनारे लगा दिया गया। तो मैं आज आपको ऑन द कैमरा गारंटी से कह सकता हूँ, ना शिंदे साहब बनने वाले, ना आपके अजीत पवार बनने वाले और ना हमारे फडणवीस साहब बनने वाले। इन तीनों में से आपको कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री पे नहीं दिखेगा। कोई भी एक नया चेहरा आएगा जिसकी आप लोगों को कल्पना भी नहीं कर सकते कि अरे ये क्या हुआ, ये चमत्कार कैसे हो गया, ये कौन आ गया, ये कौन नया मुख्यमंत्री बन गया। जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी होगी, जिसको के बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा, वो आपको मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई देगा। लेकिन खबरें चल रही हैं कि शिंदे अपने गाँव चले गए छोड़ के मुंबई। चले जाएं जी, उनको गाँव जाने लायक ही छोड़ा है। 52 सीट वो लेके आए, क्या कर लेंगे वो। समर्थन देते हैं तो ठीक, नहीं देते तो ठीक। बीजेपी के पास हाल फिलहाल 132 सीटें मौजूद हैं। सरकार बनाने के लिए उन्हें कितनी चाहिए? 145। गैप कितने का आया? मात्र 13 सीटों का। 13 सीटों में 3-4 निर्दलीय जो ऑलरेडी उन्हें समर्थन दे चुके हैं बीजेपी को। बचे कुछ तो बीजेपी तोड़फोड़ में माहिर है। 5 या 10 एमएलए उसके लिए खरीदना कौन सी बड़ी बात है। खजानों के मुंह खोलने 5-10 एमएलए तो भागे भागे आ जाएंगे। शिवसेना में उसने टूट डाली थी एकनाथ शिंदे में, एकनाथ शिंदे की पार्टी में ये फिर से फूट डाल देंगे। पता चलेगा शिंदे साहब की पार्टी के लोग टूट टूट के आ गए, खजाने का मुंह खुला और उनकी पार्टी से 10 एमएलए आ गए और उन्होंने शिंदे साहब का दामन छोड़ देना है या अजीत पवार जी की पार्टी का छोड़ देना है। क्या लग रहा है शिंदे के साथ ही गद्दारी होगी क्या? अरे भैया, जो गद्दारी करेगा वो तो गद्दारी सहन करेगा, सीधी सी बात है। शिंदे साहब ने गद्दारी करी तो गद्दार कभी भी सफल हुआ है क्या? जो जानती है, बड़ी पुरानी कहावत है ना कि ये तो जब गद्दार था तो ये हमारी पार्टी में शामिल हो गया, लेकिन पता चला कि उसे मार दिया गया। क्यों? क्योंकि जब इसने ये उनका नहीं हुआ तो ये हमारा क्या होगा। इस बात को बीजेपी बहुत अच्छी तरह समझती है कि ये उनका नहीं हुआ हमारा क्या होगा। तो सीधी सी बात यही है कि वो अब उन्हें भी मालूम है। का भी बयान आया था कि हम तो जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अब गाँव में खबरें चल रही है। क्या कहेंगे वो, और इसके अलावा उनके पास कहने के लिए है क्या? भाई साहब, ताकत है क्या उनके पास कि वो अपने बलबूते मुख्यमंत्री बन जाएं या अपने बलबूते किसी को मुख्यमंत्री वो बनवा दें? नहीं है उनके पास ताकत। किसी को इस लायक नहीं छोड़ा, खुड्डे लाइन लगा दिया सबको एक एक करके, सीधी सी बात है। तो वो किसी में कहीं भी किसी के पास कोई ऐसी पावर नहीं बची उनके पास कि वो बार्गेनिंग के मूड में आ सके। रस्साकशी है, रस्साकशी सारे मंत्रालयों में है। मंत्रालय सारे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। वित्त को और गृह को ज़्यादा माना जाता है, शहरी विकास को ज़्यादा माना जाता है क्योंकि उनमें अच्छी खासी कमाई होती है, सीधी सी बात है। तो महत्वपूर्ण मंत्रालय तो सारे हैं, लेकिन वो रस्साकशी सिर्फ दिखाने के लिए, एक जिसे कहा जाता है ना नूरा कुश्ती, जब जैसे आप वो एक देखते हो ना WWE, उसमें वो उठा के पटकते हैं और उठा के पटकते हैं और वो करते हैं हाय मर गया, हाय मर गया। और जब वो कुश्ती खत्म होती है सीधे चल रहे होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं नजर आता किसी को भी। सेम नूरा कुश्ती यहाँ है कि हाय 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 मच रही है, लेकिन लास्ट एंड फाइनल ये होगा कि इनके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं छोड़ी गई है, ना शिंदे साहब के पास, ना अजीत पवार के पास। इनके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं आज की डेट में। देखो सर, अब इसमें टूट फैले या ना फैले, मैंने आपसे बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप शायद मेरी बात नहीं समझ पा रही हैं। 132 सीटें लेके जो है बीजेपी सर्वोपरि है, उसको मात्र 13 सीटें चाहिए। वो गठबंधन धर्म निभाए या ना निभाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे 13 एमएलए चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए। 288 सीट की विधानसभा है, 145 की जरूरत है, 145 चाहिए तो मात्र 13 और चाहिए। 13 के लिए वो कुछ भी कर लेंगे। एनसीपी से टूट के आ जाएंगे या आपके शिंदे साहब से टूट के आ जाएंगे। निर्दलीय ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके फेवर में खड़े हुए, तो उन्होंने किसी को बार्गेनिंग करने लायक नहीं छोड़ा है। जो चलाएगी बीजेपी अपनी मनमर्जी चलाएगी। और मुख्यमंत्री के तौर पर आप इन तीनों में से, मैंने आपको पहले भी कहा, हट के चेहरा देखोगे, ना शिंदे आपको नजर आएंगे, ना अजीत पवार आपको नजर आएंगे और ना देवेंद्र फडणवीस आपको नजर आएंगे। इस बार मुख्यमंत्री के तौर पे नया चेहरा आपको नजर आएगा। गठबंधन सरकार नहीं बना पाएगा, ये खामा-खा की हवाई पुलाव है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगा उन दोनों को इकट्ठा करके या किसी और को इकट्ठा करके। इस तरह से पॉसिबिलिटी किसी भी कीमत पे नहीं है। इन लोगों ने पिछले 2.5 साल में जो शिंदे साहब को सत्ता का स्वाद चखाया है, जब आपको याद होगा 50 खोखा की आवाज उठी थी, जब इनके एमएलए 50-50 करोड़ से दे गए, इनको खरीदे गए थे, तो क्या इन लोगों ने अपने 50 करोड़ का हिसाब नहीं रखा होगा? जहां शिंदे के एमएलए टूट के गठबंधन में गए, वहीं वो 50 करोड़ की उनकी फाइलें खुल जानी है और वो 1 मिनट के अंदर धराशायी होकर नीचे आपको नजर आएंगे। फिर वो वापस काम करते हुए आएंगे, नहीं हम समर्थन नहीं दे रहे, इंडिया गठबंधन में हम शामिल नहीं हो रहे। वही हाल अजीत पवार साहब का है। जब तक वो बाहर थे तब तक वो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे। जब उनके वो बीजेपी में शामिल होते हैं, सरकार में शामिल होते हैं, उनके सारे के सारे आरोप खत्म हो जाते हैं, उनकी पत्नी के आरोप सारे खत्म हो जाते हैं। अब अगर वो आंखें दिखाना शुरू करेंगे, उनकी फाइलें दोबारा खुल जाएंगी। जो मोदी जी ने कहा था फर्जी शिवसेना, वो तो साबित कर दिया जनता ने। ये जनता ने साबित नहीं करा, ये ईवीएम ने साबित करा है। लगातार ईवीएम की आपने रोज देखा ना खबरें कैसे निकल के आ रही हैं। पूरे गांव में 6,000 वोट, 6,000 के 6,000 वोट में से एक भी वोट कांग्रेस को नहीं गया, जबकि वो सारे कह रहे हैं कि हम
कांग्रेसी हैं, हम सारे कांग्रेसी हैं, हमने कांग्रेस को वोट दिया था, हमारा वोट गया कहाँ? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे साहब की, उनके पार्टी का कैंडिडेट, मैं आ रहा हूँ इस बात पे, झारखंड का मुझे पता था ये मुद्दा उठेगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पार्टी का कैंडिडेट, उसको अपने इलाके से अपने बूथ पे उसे मात्र 2 वोट मिलते हैं, जबकि उसके घर में 18 वोट मौजूद हैं, उसके 16 वोट गायब हो गए, 0 वोट उसे हासिल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, तो सारा का सारा ईवीएम का खेल है। अब झारखंड की बात करते हैं। झारखंड की जीडीपी साहब कितनी है? मात्र 4 लाख करोड़ की। महाराष्ट्र की जीडीपी कितनी है? 44 लाख करोड़ की। दोनों में फ़र्क कितना आ गया? 40 लाख करोड़ का फ़र्क आ जाता है दोनों की जीडीपी में। महाराष्ट्र सबसे बड़ा स्टेट इस टाइम देश में, भौगोलिक स्थिति से भी और आर्थिक स्थिति से भी नंबर 1 पे आता है। तो इनके लिए महाराष्ट्र जीतना ज़्यादा जरूरी था। झारखंड इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। झारखंड को जब चाहे झारखंड कर सकते हैं। जैसे दिल्ली को इन्होंने कोई जीतना जरूरी नहीं समझा। दिल्ली में पूरी आपको कवायद नजर आएगी, लेकिन दिल्ली में जो भी है बीजेपी किसी कीमत पे जीतने वाली आपको नजर नहीं आएगी। तो दिल्ली का शासन चल रहा है, एलजी के थ्रू चल रहा है। जम्मू कश्मीर का शासन आप देख लीजिए, एलजी के थ्रू चल रहा है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और भी राज्य में जी। अगर ईवीएम का खेला था तो कांग्रेस ने राजस्थान में क्यों नहीं किया? कांग्रेस राजस्थान में कैसे कर सकती है? ईवीएम का खेला तो चुनाव आयोग कर रहा है। ईवीएम पे 99% ईवीएम चार्ज मिल रही है। चुनाव आयोग कोई जवाब देकर राजी नहीं होता, शेर व शायरी करके और किनारे कर देता है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाता है, उन्हें शेर व शायरी सुना के बोल देता है आप देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हो। अब ये जवाब क्यों नहीं दे रहे कि जब फॉर्म 17C भर के सबमिट कर दिया जाता है, उसमें वोट परसेंटेज हो जाती है कि जी टोटल वोट इतने पड़े, और उसके बाद जब वोट काउंट होते हैं, शाम को इलेक्शन कमीशन डाटा जारी करता है पोलिंग खत्म होने के बाद 65% वोट हुए। रात को 10 बजे फिर दोबारा से रिपीट आता है कि जी 71% वोट हो गए। हर जगह का यही हाल हुआ है। 55% वोट गिरे, शाम को 5-7% वोट फिर बढ़ के दोबारा नया डाटा जारी हो जाता है। अब 66% वोट हो गए। 5-7 से 10% वोट हर जगह बढ़ जाते हैं। काउंटिंग कितनी हुई है? पोलिंग स्टेशन की मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको। पोलिंग स्टेशन में वोट पड़े मात्र 600 और गिने गए वहाँ पे 853 वोट। 250 वोट कहाँ से आ गए? पोलिंग स्टेशन में ही 600 वोट। अगर 100% उस पोलिंग स्टेशन में पोलिंग हो जाती है तो 600 वोट काउंट होते हैं। उस 600 में से वोट काउंट हो रहे हैं 853 उस मशीन में। कैसे बढ़ गए साहब? इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। ये सब महाराष्ट्र की कहानियां हैं। महाराष्ट्र की कहानी आप बता रहे हैं जी। लेकिन अदालत में कोई केस नहीं पहुंचा तो इसका अदालत में सारे केस मौजूद हैं, डल चुकी है अदालत में याचिका। 45 याचिकाएं पेंडिंग है इस वक्त अदालत में। सुप्रीम कोर्ट में 45 याचिकाएं डली हुई हैं जो ईवीएम के खिलाफ डली हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारी जुडिशरी में, मैं बार बार कहता हूँ कि जंग लग चुका है। जुडिशरी ने ये चंद्रचूड़ साहब ने रिटायर होने से पहले उनके साहब ने हरियाणा का मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने कहा आपके चुनी हुई सरकार को शपथ लेने से रोकना चाहते हो, और वो इलेक्शन की ईवीएम की मशीन की उन्होंने जो याचिका वो खारिज कर दी, खत्म कर दिया उस मसले को वहीं का वहीं। अब 45 याचिका इस वक्त पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 1-2 नहीं 45। किसकी रहेगी महाराष्ट्र? सर नहीं, सरकार तो आ रही है बीजेपी की। इसमें अब इसमें क्या खामा का ख्याली पुलाव बनाने से कि इंडिया गठबंधन की आ जाएगी या तोड़फोड़ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला साहब। बननी उसी की है। बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। मात्र ये जो दिन आप गिन रहे हो कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो लग रहे हैं, ये सिर्फ 13 विधायकों को जुटाने के लिए लग रहे हैं बस, और इससे ज़्यादा के लिए नहीं। और 13 के बदले वो 20 या 25 ले आएंगे अपने पाले में और बात खत्म हो जाएगी वहीं की वहीं। गठबंधन धर्म बीजेपी ने निभाया कब है मुझे ये बता दीजिए। गठबंधन धर्म बीजेपी कब निभाती है? जब उसके फायदे की बात होती है। गठबंधन धर्म का लेके उसने कश्मीर में सरकार बनाई महबूबा मुफ्ती के साथ। जब महबूबा मुफ्ती के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी, उन्होंने उससे किनारा कर लिया, और उसके बाद आज तक उन्होंने महबूबा मुफ्ती को जो है पीडीपी को मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि ठहरा रखा है। शिरोमणि अकाली दल थी, उनके साथ इनका गठबंधन हुआ करता था। पंजाब में इनको थोड़ा बहुत इनका वजूद हुआ करता था। शिरोमणि अकाली दल कमजोर पड़ा, इन्होंने उससे किनारा कर लिया, उसको खुड्डे लाइन लगा दिया, खत्म कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इलेक्शन से पहले अपनी नई पार्टी बनाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी पार्टी में लेके आए, उसके साथ रहे, मिलकर चुनाव लड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ हैं और उनकी पार्टी कहाँ है कोई नहीं जानता। खत्म कर दिया, उनको खुड्डे लाइन लगा दिया। यही आप चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ जो गेम चल रहा है, इस बात को देखिए। उनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना रखी, लेकिन उन्हीं के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को इन्होंने एक नया हिंदूवादी चेहरा घोषित करके और उसको आगे कर रहे हैं। वो थोड़े दिन में बस ये उनका भी नंबर आने वाला है, वो भी खुड्डे लाइन लग जाएंगे। नीतीश कुमार जी को आप देखें, नीतीश कुमार जी के साथ इनकी गलवैयां कब से चल रही हैं? जब नीतीश कुमार जी की 145 सीटें थी, उनको घटाते घटाते कहाँ पे ले गए? 75 में। 75 से लेने के बाद कहाँ पे आए? आज वो 45 सीटों के साथ से सिर्फ विधानसभा में मौजूद है। अब वो इस वाले आने वाले इलेक्शन में वो 45 भी नहीं बचेंगे, नीतीश कुमार जी भी खुड्डे लाइन लग जाएंगे। बीजेपी की खासियत है यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, दैट्स ऑल। लेकिन आप जितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं है, सच्चाई है। बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? शिरोमणि अकाली दल के साथ इनका व्यवहार बता दीजिए गलत हूँ। महबूबा मुफ्ती के साथ इनका व्यवहार बता दीजिए गलत हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ इनका व्यवहार बता दीजिए गलत हूँ। बताइए आप मुझे। और तमाम पार्टियां, छोटी छोटी जो पार्टी थी जो इनके साथ आई, इनके पाले में आई, उनके साथ इनका व्यवहार देख के आपको लगता है कि मेरे आरोप हैं? क्या मैं गलत हूँ? आप मुझे बताइए अगर मैं गलत हूँ तो। कौन सी पार्टी को इन्होंने छोड़ा है? वो एक कहते हैं ना, यूपी में एक बड़ी कहावत है कि वो कौन से संडीला के लड्डू, जो खाए सो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो लोग बीजेपी के साथ जाते हैं, खाते हैं और फिर पछताते हैं। और सीधी सी बात है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आम जनता हो, चाहे वो नेता
नेता हो, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। ये सिर्फ नूरा कुश्ती है, मैंने आपसे बताया ना, गृह विभाग को लेके वो हो रहा है, ये सिर्फ टाइम पास इसलिए हो रहा है कि 13 एमएलए हमारे पास कहाँ से आएंगे जो हमारे इशारों पे चल सकें, बस। ये 13 एमएलए का इंतजाम होता ही कौन सा गृह विभाग, कैसा वित्त विभाग, कैसा उप मुख्यमंत्री, कुछ नहीं मिलने वाला। ऑन एयर कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, बीसी लोगों के सामने कह रहा हूँ, इनको ना अजीत पवार को कोई वेटेज मिलने वाली है अब, और ना शिंदे साहब को कोई वेटेज मिलने वाली। तो इनको सबको खुड्डे लाइन इन्होंने लगा दिया। इनको इस लायक नहीं छोड़ा कि उधर जा सकें, इनको इस लायक नहीं छोड़ा कि इधर आ सकें। आओगे तो हमारी शर्तों पे, नहीं तो आप शांति से बैठ जाओ। बीजेपी ऐसा क्यों करते हैं? बीजेपी की खासियत है साहब, इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी अपनी राजनीति चलाने में नंबर 1 है, सर्वोपरि है। बीजेपी में लाख बुराई करूं, लेकिन इस मामले में मैं उनकी तारीफ करता हूं कि वो जिसके पीछे पड़ते हैं उसे जड़ समेत खत्म कर देते हैं। इस मामले में चाहे साम दाम दंड भेद चारों चीज़ें वो अपना के जिस भी पार्टी के पीछे पड़ते हैं उसे वे पीछे खत्म करके छोड़ते हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए इनका, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। मायावती के साथ गठबंधन करा, मायावती को आज देख लो कहाँ पे है। उनके साथ भी मिलकर इन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की। जिन जिन का साथ इन्होंने दिया, वीपी सिंह के साथ इन्होंने समर्थन दिया था 1990 में, वीपी सिंह आज कहाँ है? कितने साल उन्होंने राज करा, कितने साल राज करा था वीपी सिंह ने? खत्म कर दिया था उन्हें फौरन ही। जब ये कश्मीर की घटना हुई थी 1990 में, वीपी सिंह की सरकार थी, समर्थन किसका था? बीजेपी का। उन्हें समर्थन देके और आज तक 1990 से आज 2024 आ गया, 34 साल हो गए, उसी कश्मीर घाटी को ये लगातार भुनाए जा रहे हैं, लगातार उस पर रोटियां सेके जा रहे हैं। लेकिन कश्मीरियों के लिए विस्थापन के लिए, पुनर्स्थापन के लिए इन्होंने आज तक एक भी काम नहीं करा, क्योंकि इनकी रोटी से सिकनी बंद हो जाएंगी। अगर उनके लिए काम कर देंगे तो बात खत्म हो जाती है इनकी। सारी पार्टियों को सब पता है, उसके बावजूद भी वो लोग यही एक यक्ष प्रश्न है कि जो कभी युधिष्ठिर से उसने यक्ष ने पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उसने युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि देखो जी, सबको पता है कि मुझे ऊपर जाना है, सबकी गति ऊपर जाने की, लेकिन फिर भी हर कोई ये सोचता है कि मैं ही अमर हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होने वाला। तो दूसरी पार्टी भी आज यही सोच रही है। आज जो उन्हें मक्खन मिल रहा है वो सोच रहे हैं ये मक्खन में हमेशा के लिए मिलता रहेगा, लेकिन वो इस चीज़ को समझने में नाकाबिल है कि नहीं, ये मक्खन उन्हें रेगुलर नहीं मिलने वाला। उनका ये रोटी बाटी सब छीन ली जाएगी उनसे।